ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ रिकॉल करा दें चीज़ों को। हमने यहाँ पे कॉन्क्लूजन्स देखा था, रेगनाल्ड पुन्नेट स्क्वायर का चेकर बोर्ड देखा था और इनका फिनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो देखा था। अब क्या करना था, एक स्टूडेंट था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक स्टूडेंट था जो क्वेश्चंस किया था कि सर यूजिंग अलजेब्रिक बायनोमियल एक्सपेंशन से हम फिनोटिपिक रेशियो का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, अप्लाइंग अप्लाइंग बायनोमियल अलजेब्रिक एक्सपेंशन ओके। तो देखिएगा, अलजेब्रिक एक्सपेंशन क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ जो प्लांट्स है वो टॉल हैं और ड्रॉप हैं, तो हम उसका क्या लेंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन लेंगे। ये हो गया बेसिक्स। तो देखिएगा, कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया कैपिटल टी ओके, कैपिटल टी ओके, एंड स्मॉल टी। तो देखिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 + 1 ये हो गया 3 टॉल, एंड ये अकेला है 1, तो हो गया 1 ड्रॉप। तो देखिएगा, यूजिंग यूजिंग बायनोमियल अलजेब्रिक एक्सपेंशन से भी हमने प्रूव कर दिया कि जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो है 3:1, 3:1 ओके। तो ये था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो देखिएगा, ये हमने कुछ पॉइंट किए हैं रेगनाल्ड पुन्नेट स्क्वायर का। अब जो हमारा सेगमेंट है वो सेगमेंट है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो देखिएगा, अब जो हमारा फ्रेश एक सेगमेंट है वो है पहला सेगमेंट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब है बेटा जी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिएगा, ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम in an organism is called monohybrid क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे मैं इनका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो बनाऊंगा। तो देखिएगा, यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो और यहीं बनाऊंगा जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। तो देखिएगा, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में, तो जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो था वो था 3:1 और जो जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1। तो यही मैंने लिख दिया, ये था टॉल और ये था ड्रॉप, और यहाँ पे ये था कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हो गया हमारा किस तरीके का, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अगर मैं अब बात कर लूँ इनके कॉन्क्लूजन्स की, मीन्स
कि कॉन्क्लूजन्स क्या निकल के आया मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, तो हेडिंग होगी कॉन्क्लूजन्स ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिएगा यहां पे होगा कॉन्क्लूजन्स, कॉन्क्लूजन्स ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कॉन्क्लूजन्स ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और पहला कॉन्क्लूजन्स होगा मेंडल्स पोस्टुलेट फर्स्ट, मतलब मेंडल्स के जो लॉ थे वो थे थ्री, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो था पहला वो था पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट। तो देखिएगा वो है पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स ऑफ डोमिनेंस, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। तो देखिएगा पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस का मतलब है, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस का मतलब है बेटा जी, इसका मतलब है, देखिएगा इसका मतलब है मेंडल्स फर्स्ट लॉ, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, मेंडल्स फर्स्ट लॉ। तो अब हम क्या करेंगे, मेंडल के फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, तो इतना सारा क्लियर होगा सभी स्टूडेंटों को। ओके, तो देखिएगा मेंडल्स फर्स्ट लॉ क्या है, ये है मेंडल्स फर्स्ट लॉ या पोस्टुलेट ऑफ मेंडल्स। ओके, तो मेंडल्स फर्स्ट लॉ क्या है, देखिएगा मेंडल्स फर्स्ट लॉ, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, और जिसका नाम है, जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखिएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस में अभी स्टेटमेंट लिखना है हमें, हम किस तरीके स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, स्टेटमेंट लिखना है तो किस तरीके स्टेटमेंट लिखेंगे कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। यहां पे जितने भी कैरेक्टर होंगे अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, या डिस्क्रीट मीन्स होता है एक अलग यूनिट, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर और जीन। तो यहां पे मेंडल साहब ने एक बात यहां पे नोटिस की कि यहां पे जितने भी कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए एक अलग यूनिट है, और उस अलग यूनिट का नाम है फैक्टर और जीन, फैक्टर और जीन। और यहां पे बात हो गई कि फैक्टर्स, फैक्टर्स अकर इन पेयर। यहां पे जितने भी फैक्टर होंगे वो अकर होंगे पेयर में। जैसे मैं बात कर लूं, सपोज एक फैक्टर है, एक फैक्टर है पेयर में है। ओके, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है पेयर में है, तो अकर इन पेयर। ओके, इसके बाद जो तीसरा है अकॉर्डिंग टू मेंडल, या अकॉर्डिंग टू मेंडल्स फर्स्ट लॉ, जो तीसरा स्टेटमेंट है, और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ये इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ द फैक्टर। तो देखिएगा इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ द फैक्टर one member of the pair, one member of the pair, one member of the pair dominate the other, one member of the pair dominate the other। तो देखिएगा यहाँ पे जो डोमिनेंट नेट्स है उसको मान लेंगे हम डोमिनेंट, उसको मान लेंगे हम डोमिनेंट, और अदर्स को मान लेंगे बेटा जी हम रिसेसिव। ओके, क्या मान लेंगे, रिसेसिव। तो डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट ऐसे समझिएगा कि डोमिनेंट का मतलब है
कौन डोमिनेंट है किसके ऊपर, जैसे बोल एक ऐसी एग्जांपल ले लूं जनरल सा, कि जैसे किसी के घर में किसी की मम्मी की चलती है, मतलब मम्मी अगर जो भी डिसीजन ले वो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर रखे जाते हैं, तो वो मम्मी होगी डोमिनेंट। और किसी के घर में फादर्स की चलती है, तो किसी के घर में फादर्स हो गए डोमिनेंट, और किसी के घर में किसी की नहीं चलती। ओके, बच्चों की चलती है तो बच्चे डोमिनेंट नहीं होंगे। ओके, तो देखिएगा, ये है डोमिनेंट और ये है रिसेसिव। तो इसमें क्या लिखा है कि अगर डिसिमिलर पेयर हो तो एक मेंबर दूसरे पर क्या हो जाएगा, डोमिनेंसी शो कर जाएगा। तो देख लीजिए किस तरीके से, सपोज मैंने कहा, एग्जाम्पल बोल दूं तो देखिएगा, सपोज एक कोई डोमिनेंट ट्रेट है और एक कोई रिसेसिव ट्रेट है। एक कोई डोमिनेंट ट्रेट है तो ये हो गया आपका डोमिनेंट। ओके, ये हो गया आपका डोमिनेंट और ये हो गया आपका रिसेसिव। ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया रिसेसिव। तो क्या है, इन्हें डिसिमिलर पेयर, तो डिसिमिलर हो गए वन मेंबर ऑफ द पेयर। तो ये हो गया वन मेंबर, ये हो गया फर्स्ट मेंबर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर। तो ये हो गया सेकंड मेंबर। तो ये वन मेंबर किसके ऊपर डोमिनेंसी कर रहा, सेकंड मेंबर को। इसका मतलब है डोमिनेंट हमेशा रिसेसिव के ऊपर क्या करेगा, डोमिनेंसी शो करेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट जिसका नाम था मेंडल फर्स्ट लॉ, या इसी को हमने बोला था कॉन्क्लूजन्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या इसी को बोलते हैं हम पोस्टुलेट्स ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल्स के लॉ के पोस्टुलेट, मेंडल के लॉ के पोस्टुलेट। ओके, अब देखिएगा यहीं पे, अब क्या है, यहां पे एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे दिया गया कि इसके बाद लाभ सेग्रीगेशंस के बारे में बता दिया गया। लाभ सेग्रीगेशंस के बारे में बताने के बाद लाभ सेग्रीगेशंस की डेफिनेशन दे दी गई, और ये भी बोल दिया कि लाभ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसके बाद एनसीईआरटी में तुरंत दे दिया कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट एलील। तो यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया गया। ओके, और रिसेसिव एलील के बारे में समझा दिया गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस। लेकिन उससे पहले जो एक क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं नीट में, उस टाइप से मैं आपको एक स्ट्रेटजी यहाँ पे बना के बता दूं, वो देखिएगा। तो अब जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट है, हम दो सेगमेंट की बात करेंगे, जीन इंटरेक्शन की। ओके, तो जीन इंटरेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। तो देखिएगा यहाँ पे जीन इंटरेक्शन, हम बात करेंगे जीन इंटरेक्शन की। देखिएगा बेटा जी, जीन इंटरेक्शन क्या होता है। ओके, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। मैंने कहा ना, चाहे क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, आप लोगों को एक एक टिप पे पॉइंट हो जाएंगे, एक एक टिप पे आपको बायोलॉजी हो जाएगी। बस आप सब्र रखें, पेशेंस रखें। ओके, अगर आप सोचें कि आप 10th के बाद 11th में आओ तुरंत चीज़ें सीखने को मिल जाएं, या तुरंत चीज़ें हम टीचर से एडजस्ट हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा। ओके ना, आपको टाइम देना पड़ेगा, टीचर को भी समझना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा, उसके कन्वर्सेशंस या उसके एक्सप्रेशन को भी समझना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो देखिएगा, मैं बात करूंगा जीन इंटरेक्शन की। तो जीन इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, जीन इंटरेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। जीन इंटरेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप बेटा जी, दो टाइप। तो पहला टाइप है देखिएगा, पहला टाइप है एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एलिलिक जीन इंटरेक्शन, और इसी को बोलते हैं, एलिलिक जीन इंटरेक्शन को बोलते हैं इंट्रा जेनिक, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। ओके, इसके बाद सेकंड वन है नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। एलिलिक जीन इंटरेक्शन, या इसी को बोलते हैं हम इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन, इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। ओके, तो हमें बात करनी है
कि एलेलिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है और नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें एलेलिक जीन इंटरेक्शन की, तो एलेलिक जीन इंटरेक्शन में क्या आता है देखिएगा। तो मैं यहाँ पे अब शॉर्ट में लिख दूं, एलेलिक जीन इंटरेक्शन, या इसी को बोलते हैं हम इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। ओके, तो देखिएगा इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है वो देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट दे दिया गया है, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है पढ़ने के लिए। तो देखिएगा इसमें हमें पढ़ना है पहला इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद दूसरा पढ़ना है को डोमिनेंस, को डोमिनेंस। इसके बाद हम पढ़ना है मल्टीपल मल्टीपल एलील्स। इसके बाद पढ़ना है बेटा जी हमें लीथल जीन। ओके, इसके बाद यहीं पे हमें पढ़ना है लीथल जीन के बाद प्लियोट्रॉपी जीन, प्लियोट्रॉपी जीन। तो देखिएगा कितने हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। तो ये हमें 5 चीजें पढ़नी है। एलेलिक जीन इंटरेक्शन, एलेलिक जीन इंटरेक्शन या इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। अगर मैं अब दूसरे इंटरेक्शन की बात कर लूं, जो है आपका नॉन नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, या इसी को हम बोलते हैं इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन, है ना बेटा जी। तो इसमें हमें पढ़ना है, देख लीजिएगा, इसमें हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री जीन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीमेंट्री जीन के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे ईपी स्टेसिस के बारे में। और ईपी स्टेसिस थे 2 टाइप के, एक था डोमिनेंट इपीस्टेसिस और दूसरा था रिसेसिव इपीस्टेसिस। ओके, डोमिनेंट इपीस्टेसिस और रिसेसिव स्टेसिस, और रिसेसिव स्टेसिस को भी हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन, और रिसेसिव इपीस्टेसिस को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन। तो ये भी याद रखिएगा। तो हमें ये 3 चीजें पढ़नी है, नॉन एनेलिक जीन इंटरेक्शन या इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। ये था सिस्टमेटिक तरीका कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो अभी हमने क्या किया, जीन इंटरेक्शन के टाइप्स बताए और उनमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आप लोगों को वो बताया। तो आप लोग देखिएगा कि इसमें हमने पहला कॉन्क्लूजन्स खत्म किया था मोनोहाइब्रिड का, जो पोस्टुलेट नंबर 1 था मेंडल्स का, और पोस्टुलेट नंबर क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मींस प्योरिटी ऑफ गैमेट, जिसको हम बोलेंगे पोस्टुलेट नंबर 2, जिसको हम बोलेंगे पोस्टुलेट्स नंबर 2, जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको बोला जाता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, को बोला जाता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। वो देख लीजिएगा क्यों इस लॉ को प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोला जाता है। पहले तो इनके स्टेटमेंट होंगे जो हम आपको बताएंगे, फिर स्टेटमेंट के बाद बताएंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस है क्या। ओके, तो मैंने आपको बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट।
तो ये स्टेटमेंट क्या है? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द allele do not show any blending and that both the character are recovered as such in F2 generation. ओके तो देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दिस लॉ is based on the fact that alleles do not show any blending मतलब होता है बेटा to mix. This law is based on the fact that allele do not show any blending and this law is based on the fact that allele do not show any blending and that both the characters characters are recovered both the characters are recovered as such in F2 जनरेशन. और बोलते हैं कि इनके दोनों ही कैरेक्टर रिकवर्ड हो जाते हैं F2 जनरेशन में. तो देखिएगा स्टेटमेंट नंबर सेकंड, ये बात कर रहे हैं हम इनकी स्टेटमेंट की. ओके तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट था कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट allele do not show any blending and such that both the characters are recovered as such in F2 generation. अब हम बात करेंगे बेटा जी स्टेटमेंट नंबर सेकंड की. स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या बोलता है? दो द पेरेंट कंटेन टू एलील, अगर पेरेंट दो एलील कंटेन करेगा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर और एलील ऑफ ए पेयर फ्रॉम ईच अदर, the factor or allele of a pair segregate from each other such that gamete receives only one of the two factor. The gamete receives only one of the two factors. Thus gametes are always pure. ओके तो देखिएगा एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, दूसरा स्टेटमेंट में लिख दूं कि दो द पेरेंट कंटेन टू एलील. ओके दो द parents contain two alleles. Though the parent contain two alleles. Okay, though the parent contain two alleles during gamete formation. क्या बोला कि though the parent contain two alleles during gamete formation. तो देखिएगा दो द पेरेंट कंटेन टू एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर और एलील ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर. द फैक्टर और एलील ऑफ ए पेयर segregate from each other. तो एक बार फिर से देख लीजिए, दो द पेरेंट कंटेन टू एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर और एलील ऑफ ए पेयर segregate from each other such that gamete receives only one of the two factor. gamete receives, तो यहीं लिख दूं such that gamete receives only one of the two factor. Thus the gametes are always pure. तो इसको हम बोलेंगे thus the gametes are always pure. तो स्टेटमेंट को हम बोल देंगे thus
द gametes are always pure। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दस द गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। तो ये स्टेटमेंट हो गया सेकंड। अब स्टेटमेंट थर्ड की बात करूं मैं, तो देखिएगा इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, सेकंड स्टेटमेंट को कि क्या है। इनने बोला है दस दो द पेरेंट कंटेन टू एलील, दो द पेरेंट कंटेन टू एलील्स, ओके, though the parent contain two allele during gamete formation, the factor or allele of a pair segregate from each other such that gamete receives only one of the two factor। तो क्या gamete receives होगा? दो में से एक फैक्टर को। इसका मतलब है 10 gametes are always pure, 10 gametes are always pure। इसका मतलब है the 3:1 ratio obtained in F2 generation is mainly due to segregation, is mainly due to सेग्रीगेशन। तो यहां पे मैं बोलूं द 3:1 रेशियो इज ऑब्टेन, द 3:1 रेशियो इज ऑब्टेन इज मेनली ड्यू टू, द 3:1 रेशियो इज ऑब्टेन इज मेनली ड्यू टू segregation। the 3:1 ratio is obtained is mainly, the 3:1 ratio obtained is mainly due to segregation। segregation के कारण ही यहाँ पे 3:1 का रेशियो क्या हो रहा, ऑब्टेन हो रहा। इसका मतलब है हमें यहाँ पे ये पता चल रहा कि यहाँ पे रोल है डोमिनेंस का। सो देयर इज ए, या ऐसा बोल दिया जाए कि दस देयर इज ए रोल ऑफ डोमिनेंस आल्सो, या ऐसा बोल दिया जाए कि देयर इज द रोल ऑफ डोमिनेंस आल्सो। तो यही मैं आप बोल दूं कि दस देयर is a role of dominance also, role of dominance also। तो मैंने जितने भी आपके स्टेटमेंट में पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं, और आप लोगों को भी इसी पॉइंट को क्या करना, बिल्कुल थरोली रीड करना है। और बोर्ड में भी अगर आते हैं तो यही लिखना है आपको, क्योंकि अगर आप बिल्कुल डेक्टो पॉइंट एनसीईआरटी के लोगोगे तो चांसेस ऑफ गेटिंग हाई मार्क्स बहुत लेवल हाई रहेगा, ठीक है ना। तो जो चांस होगा ना हायर मार्क का वो ज़्यादा रहेगा, और आप बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करोगे। और अगर आप लोग नीट के लिए भी पढ़ोगे तो अगर एनसीईआरटी की लाइन आपके दिमाग में स्टिक है तो क्वेश्चंस जो गलत होने की प्रोबेबिलिटी होती बहुत कम हो जाएगी। ओके, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, लॉ ऑफ, इसीलिए इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब आप कहोगे कि सर जो आपने लास्ट स्टेटमेंट बोला कि द 3:1 रेशियो इज ऑब्टेन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, या मैं बोलूं कि जो यहाँ पे 3:1 का रेशियो आया है ये आया मेनली सेग्रीगेशन के कारण। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना, गैमेट्स को सेग्रीगेट करना, अलग करना, और यह आया ड्यू टू सेग्रीगेशन। और अगर ये ड्यू टू सेग्रीगेशन आया है तो क्या यहाँ पर रोल है डोमिनेंस का, तो मैंने लिख दिया बिल्कुल यहाँ पर रोल है डोमिनेंस का, क्योंकि आपने डोमिनेंस में देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस में कैपिटल टी का क्रॉस कराया था किसमें, स्मॉल टी में। तो F1 इंडिविजुअल्स में बना था कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या किया था उसी F1 इंडिविजुअल्स की मदद से हमने F2 जनरेशंस बनाई। तो कैपिटल टी स्मॉल टी की हमने सेल्फिंग कराई, तो जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो था 3:1। तो यहीं आ गया, क्योंकि सेग्रीगेशन के कारण ही यहाँ पे जो रेशियो आया वो 3:1 आया। और हमें ये भी पता चल रहा कि यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है डोमिनेंस का, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है किसका, डोमिनेंस का। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है डोमिनेंस का, ठीक। तो देखिएगा एक बार फिर से कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट allele do not show any blending। this law is based on the fact that allele, this law is based on the fact that allele do not show any blending means mix, and both the character are recovered as such, both the character are recovered as such in F2 generation। okay, statement number first। statement number second देखिएगा कि दो द पेरेंट कंटेन टू एलील्स, दो द पेरेंट कंटेन टू एलील्स, द फैक्टर, और अच्छा अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर सर पेरेंट दो एलील कंटेन करता है तो कब, तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। दो द पेरेंट कंटेन टू एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर और एलील ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट, द फैक्टर or allele of a pair segregate from each other such that
gamete receives only one of the two factor, thus the gametes are always pure. तो स्टेटमेंट नंबर था सेकंड, और थर्ड था कि द 3:1 रेशियो इज ऑब्टेन इज ड्यू टू द सेग्रीगेशन। इसका मतलब है अगर सेग्रीगेशन के कारण यहाँ पे 3:1 का रेशियो आया है तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे डोमिनेंस का भी रोल है, डोमिनेंस का भी रोल है। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स का सेकंड लॉ, जो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब हम बात करेंगे अपना जीन इंटरेक्शन पे, क्योंकि इसके बाद तुरंत आता है जीन इंटरेक्शन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। तो जीन इंटरेक्शन का जिसका नाम था एलेलिक जीन इंटरेक्शन या इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, उसमें हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा पढ़ेंगे को डोमिनेंस। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। तो हमारा ये था बेटा जी आज का लेक्चर। ओके, तो हमारा ये था लेक्चर नंबर फोर्थ, लेक्चर नंबर 4। अब हम जितनी भी अब कहानी बताएंगे एलेलिक जीन इंटरेक्शन की या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की, वो हमारा होगा लेक्चर नंबर 5। ओके, तो थैंक यू फॉर बिलीविंग मी, थैंक यू फॉर ब्लेमिंग मी, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। बस आप इसी तरीके से ट्रस्ट करते रहिएगा, और आप जब आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे वो नीट का हो, तो आप लोगों को खुद लगेगा कि नहीं चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं और हम अच्छा स्कोर किए हैं। ओके, थैंक यू।